हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑटो किंग के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंटरपोलेशन के बारे में और सीखेंगे कि मटेरियल्स को कैसे एनिमेट किया जा सकता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कैमरे और लाइट को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करूंगा और एक्स प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। टाइमलाइन में हमने पिछली क्लास में इस एक ऑप्शन को छोड़ दिया था, इसको कहते हैं ऑटो किंग। ऑटो किंग क्या काम करता है कि ये आपके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है और उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर देता है, राइट। लेकिन ऑटो किंग के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये तमाम की तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर की फ्रेम्स ऐड कर देता है। लाइक अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए की फ्रेम्स को ऐड कर देगा, जो कि आपको आगे चल के ग्राफ एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑटो किंग के फीचर को हम ज्यादातर यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पे हमें मैनुअल तरीके से एनिमेशन को अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या हम चाहते हैं कि हम क्विकली एनिमेशन को अप्लाई कर दें। तो इसको कैसे यूज करते हैं आइए चल के देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं अपने इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको हमने मूव करना है या एनिमेट करना है ऑटो किंग की मदद से। उसके बाद मैं यहाँ पे इस ऑटो किंग के बटन को प्रेस कर दूंगा। जब ये बटन इस तरह से ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा तो समझे कि हमारी एक तरह की जो एनिमेशन है वो ऑटो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि आप देखें यहाँ पे फिलहाल कोई की फ्रेम वगैरह शो नहीं हो रहा, राइट। तो मैं फ्रेम 1 पे आके क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको पकड़ के मूव करूँगा और इसको मूव करते ही आप देखिए यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम ऐड हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे राइट साइड पे गौर से देखें तो इसने तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर, चाहे वो स्केल था, रोटेशन था या ग्रैबिंग थी, ट्रांसफॉर्म के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन सब के ऊपर इसने की फ्रेम ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसकी सबसे खराब बात यही है ऑटो किंग की, ये हर प्रॉपर्टी के ऊपर की फ्रेम ऐड कर देता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं मूव करूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। उससे पहले मुझे अपना CTI चेंज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम नंबर 40 पे आके फिर ये थोड़ा सा आगे मूव हो जाए इस तरह। तो ये अब देखें कि यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, ब्लेंडर में आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसके अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 40 फ्रेम्स के अंदर मैं 40 फ्रेम्स मजीद ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 80 भी टाइप कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक कीबोर्ड से प्लस टाइप करके 40 टाइप करके इंटर भी प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रेम नंबर 80 पे आके मैं इसको थोड़ा सा Z एक्सिस में मूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 20 फ्रेम्स के बाद ये यहाँ पे आ जाए और उसके बाद फिर ये मज़ीद 20 फ्रेम्स के बाद ये वापस नीचे आ जाए इस तरह। तो अब अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूँ फर्स्ट फ्रेम पे जाके तो ये देखें कि ये एनिमेट हो चुकी है और जैसे जैसे मैंने इसको मूव किया था ये की फ्रेम्स ऐड होते गए, ठीक है। आप चाहें तो इस पे रोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके 140 के ऊपर इसको यहाँ से रोटेट कर देता हूँ इस तरह, तो अब ये यहाँ पे आके रोटेट भी होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ गया पहले, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे और ये रोटेट हो गया, राइट। तो इसी तरह ऑटो किंग की मदद से आप बहुत इजीली और बहुत क्विकली की फ्रेम्स को ऐड करके एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ऑटो किंग समझ आई होगी और आपको ये कैलकुलेशन भी समझ आई होगी। आप यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है आप सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते बल्कि यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी रोटेशन है 0। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये पहले 30 डिग्री रोटेट हो और फिर 30 डिग्री के अंदर मज़ीद प्लस हो जाएं
160 डिग्री। ठीक है, अब मैंने देखें 30 टाइप किया, फिर प्लस टाइप किया, फिर 160। अब जैसे मैंने इंटर प्रेस करूंगा तो ये 190 हो गया। ठीक है, इसी तरह आप ये कैलकुलेशन कहीं पे भी कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर, जो कि ब्लेंडर को बहुत ही हैंडी बना देता है और बहुत क्विकली आप इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो अब हम चल के देखते हैं कि हम मटेरियल्स के ऊपर एनिमेशन या की फ्रेम्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू फाइल ले लेता हूँ कंट्रोल N प्रेस करके, कैमरा और लाइट में डिलीट कर दूंगा, बल्कि ऐसा करते हैं क्यूब भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ शिफ्ट A से ऐड कर लेते हैं एक UV सफ़ेयर और इसको मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूंगा और मैं इसको कर दूंगा ग्रिड के ऊपर, जिसके लिए मैं Z एक्सिस की वैल्यू जो है वो 1 कर दूंगा। ठीक है, 1 प्रेस करके मैं आ रहा हूँ अपने फ्रंट व्यू के अंदर। यहाँ से हम आ जाएंगे अपने मटेरियल प्रीव्यू में, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मैं यहाँ मटेरियल में आ जाऊँगा और यहाँ से इसके ऊपर एक न्यू मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ अपनी एनिमेशन की टाइमलाइन को। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आए। तो फ्रेम 1 के ऊपर आके मैं इसके ऊपर यहाँ पे ये जो डॉट लगा हुआ है यहाँ पे मटेरियल को एनिमेट करने के लिए पहले मैं चाहता हूँ कि इसका बेस कलर एनिमेट हो। ठीक है, और इसकी रफनेस चेंज हो। ठीक है, रफनेस चेंज करके हम देखेंगे इसकी रफनेस के ऊपर भी मैंने एक की फ्रेम लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, वो इस वजह से कि मैंने एक गलती कर दी है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। गलती मैंने ये की कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसके बेस कलर के ऊपर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और सेम इसी तरह इसकी रफनेस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 की फ्रेम ऐड हो गए हैं। ठीक है, एक बेस कलर के लिए और एक रफनेस के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये जाए फ्रेम नंबर 24 के ऊपर, या इसको कर लेते हैं 48, जब ये 48 के ऊपर जाए तो बेस कलर इसका सेम रहे लेकिन इसकी रफनेस हो जाए 0। ठीक है, 0 करके इसकी रफनेस मैं यहाँ से की फ्रेम पे क्लिक कर दूंगा, रफनेस 0 करके मैं इसकी की फ्रेम पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ देखें आप की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब अगर मैं फ्रेम नंबर 1 पे जाके एनिमेशन अपनी प्ले करता हूँ तो आप देखें कि इसकी रफनेस चेंज हो रही है या एनिमेट हो रही है। राइट, सेम इसी तरह आप मज़ीद इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेम नंबर 48 के ऊपर आके मैं चाहता हूँ कि इसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 0 रहे और ये 48 में मज़ीद मैं प्लस कर देता हूँ 48 फ्रेम्स, और मैंने 48 के बाद प्लस टाइप करके फिर 48 टाइप किया और अब मैं जैसे ही इंटर की प्रेस करूँगा तो ये 48 फ्रेम्स इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इन फ्रेम्स को ऐड करने के बाद मैं आऊँगा जनाब, इसका बेस कलर यही रहे, रफनेस इसकी 0 रहे और मेटालिक वैल्यू हो जाए 1। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा इस तरह। अब हम चलते हैं वापस फ्रेम नंबर 1 पे और अब इसको प्ले करके देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। पहले इसकी रफनेस 0 हुई और उसके बाद ये मेटालिक हो गया। राइट, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये हमारी एनिमेशन थी फ्रेम नंबर 96 तक। तो इसकी फ्रेम रेंज 96 तक करके अब हम इसको प्ले करके देखते हैं एक दफ़ा दोबारा। पहले इसकी रफनेस 0 हुई और फिर ये मेटालिक हो गया। राइट, तो सेम इसी मेथड को यूज़ करके आप इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं। आप इसको ग्लास में कन्वर्ट होता दिखा सकते हैं, आप चाहें तो इसको ग्लास से सॉलिड में कन्वर्ट होता हुआ दिखा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम इस पे थोड़ा सा एमिशन शेडर अप्लाई करके और उसका कलर चेंज करके देखेंगे। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन मोड, जो कि आपको एमिशन शेडर में ही ज़्यादा वाज़ेह तौर पे समझ आएगा। तो मैं इसके सारे की फ्रेम्स A प्रेस करके सेलेक्ट करूंगा और X प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। उसके बाद हम आ जाएंगे वापस अपने फ्रेम नंबर 1 के ऊपर और यहाँ से आके हम कर देंगे जनाब इसकी रफनेस दोबारा से 0.5, कलर रेड ही रहने देते हैं, बल्कि हम यहाँ से प्रिंसिपल BSDF की जगह ले लेते हैं इमिशन शेडर, क्योंकि हमने इस पे इमिशन अप्लाई करना है। और इमिशन के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू में।
उसके बाद हम आएंगे इन्वायरमेंट टेक्सचर में और इसकी स्ट्रेंथ कर देंगे 0 ताकि ये बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो जाए और इमिशन हमें अच्छे से नज़र आए। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ से इसको भी ऑफ कर सकते हैं ओवरलेस को। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मटेरियल में, इमिशन आ गया, ठीक है। फ्रेम नंबर 1 के ऊपर हूँ मैं और फ्रेम 1 के ऊपर आके सबसे पहले हम इसका कलर ले लेते हैं यहाँ से रेड और इसके ऊपर यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, मैं कर देता हूँ इसकी स्ट्रेंथ 3 और ये हमें ब्लूम इफेक्ट या इमिशन उस वक्त नज़र आता है ईवी में जब हम यहाँ पे आके इसकी सेटिंग में यहाँ ब्लूम को इनेबल करते हैं। एम्बिएंट ओक्लूजन भी इनेबल कर सकते हैं आप साथ में। तो यहाँ से हमने बेस कलर हमने मटेरियल में आके की फ्रेम इसके ऊपर एक ऐड कर दिया। स्ट्रेंथ के ऊपर भी हमें ऐड करना पड़ेगा तो स्ट्रेंथ के ऊपर भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ फ्रेम नंबर 10 के ऊपर, राइट। मैं चाहता हूँ कि फ्रेम नंबर 10 के ऊपर जाने के बाद ये रेड से हो जाए ग्रीन। इसके ऊपर मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा और इसके ऊपर भी मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये फ्रेम नंबर 20 पे जाए तो ये हो जाए ब्लू, ठीक है। इसी तरह हम इस पे की फ्रेम ऐड कर देंगे कलर के ऊपर और स्ट्रेंथ के ऊपर। फिर मैं चाहता हूँ कि जब फ्रेम नंबर 30 के ऊपर ये जाए तो ये हो जाए येलो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी फ्रेम रेंज को लिमिटेड करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसकी फ्रेम रेंज कर देता हूँ 30 और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है, लेकिन ये कैसे प्ले हो रहा है कि ये रेड से कन्वर्ट होता है आस्ता आस्ता ही ग्रीन की तरफ और ग्रीन से आस्ता आस्ता ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है ब्लू की तरफ, फिर इसी तरह ये येलो की तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रेड हो, रेड के बाद एकदम ये हो जाए ग्रीन और फिर एकदम हो जाए ये ब्लू और फिर येलो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंटरपोलेशन मोड चेंज करना पड़ेगा, किसका, फ्रेम्स का, ठीक है। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी टाइम लाइन पर राइट क्लिक करें, लेकिन उससे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपके की फ्रेम सारे सिलेक्टेड होने चाहिए, जिनको आप सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से ए प्रेस कर सकते हैं या माउस से इस तरह ड्रैग करके सिलेक्शन बना के भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा इंटरपोलेशन मोड, ठीक है। इंटरपोलेशन मोड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इंटरपोलेशन है, ईजिंग है और डायनामिक इफेक्ट्स वगैरह हैं। ये हम जब ग्राफ एडिटर पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम ये इंटरपोलेशन मोड में कॉन्स्टेंट वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट, लीनियर और बीजियर। सेम मेन्यू आप इसकी शॉर्टकट की टी प्रेस करके भी खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टाइम लाइन पे कर्सर रख के आप टी प्रेस करेंगे तो इंटरपोलेशन मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने चूज करना है कांस्टेंट, ठीक है। जैसे आप कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे और अब अगर आप एनिमेशन प्ले करके देखें तो अब देखें कि ये कॉन्स्टेंटली उस तरह प्ले हो रही है जैसे कि मैं चाहता था। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो येलो कलर उतना स्टे नहीं कर रहा है यहाँ पे जितना कि दूसरे कलर से स्टे कर रहे हैं, ठीक है। इन तमाम की फ्रेम्स के दरमियान 10-10 की फ्रेम्स का गैप है और येलो वाले के दरमियान कोई गैप नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसका एंड फ्रेम रेंज जो है या प्रीव्यू रेंज जो है वो 40 फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि येलो कलर भी थोड़ी देर स्टे करेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं एनिमेशन की समझने के लिए जो आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएंगी। अब ये था हमारा कांस्टेंट, लेकिन अगर मैं फिर टी प्रेस करके इंटरपोलेशन मेन्यू खोल के यहाँ से लीनियर पे कर दूं और अब एनिमेशन प्ले करूं तो आप देखें ये इस तरह से प्ले हो रही है। इस एनिमेशन को गौर से देखें। अब अगर मैं टी प्रेस करके इंटरपोलेशन मोड लीनियर से बीजियर कर दूं और अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो अब आप देखें कि लीनियर में और बेजियर में क्या फ़र्क है।
इनमें फ़र्क ये है कि बीजियर जो है वो स्टार्टिंग में और एंड में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, यानी स्लो स्टार्ट होती है और एंड भी स्लो होती है। ठीक है, ये हम आगे चल के जब ग्राफ एडिटर पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं चाहूँ तो इसको दोबारा कांस्टेंट कर सकता हूँ। और इसी टेक्निक को यूज़ करके आप LEDs वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के मज़ीद सीखेंगे एनिमेशन की क्लासेस में। आज की क्लास यहीं तक थी, छोटी सी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और इस कोर्स को फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।